हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए क्लास 12 फिजिक्स। और क्लास 12 फिजिक्स में अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है गतिमान, आवेश और चुंबकत्व। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 9। और लेक्चर नंबर 9 में हम आप सभी बच्चों को बताने वाले हैं एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग क्रमांक 3। और ये है एम्पियर का जो नियम है उसका अंतिम और आखिरी अनुप्रयोग। तो ये तीसरे नंबर के अनुप्रयोग में हम देखेंगे धारावाही टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है या चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले वो सभी बच्चे जिन्होंने एम्पियर का नियम और उसके और जो अन्य अनुप्रयोग है वो नहीं देखे हैं, उनके लिए मैं इस वीडियो के लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। आप वो सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमको आज करना है एम्पियर के नियम का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण अनुप्रयोग, बहुत इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग है। ये भी 3 अनुप्रयोग होते हैं। ये है तीसरे नंबर का अनुप्रयोग। और क्या क्या चीज लिखा है इसमें? लिखा है टोरॉइड का चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। हमारे पास में हेडिंग है बेटा, हमको करना क्या है, हमको निकालना है टोरॉइड का चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं। हमारा हेडिंग है टोरॉइड। ठीक है, क्या बोलता है बेटा? टोरॉइड, TOROID, टोरॉइड का निकालो बोलता है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, टोरॉइड का चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहली बात फिर से एक बार कि ये टोरॉइड आखिर है तो है क्या। ठीक है, ये टोरॉइड क्या होता है? पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, पिछला जो हमने अनुप्रयोग देखा था लास्ट वीडियो लेक्चर में, वहां हमने आपको बताया था बेटा धारावाही प्रणाली का। ठीक है, धारावाही प्रणाली का आपको समझ में आया था। क्या करते थे? धारावाही प्रणाली का एक लंबी बेलनाकार कुंडली होती थी जिसे हम क्या करते थे, किसी चीनी मिट्टी, बेलनाकार जो चीनी मिट्टी था उस पर या कोई विद्युत रोधी अन्य पदार्थ पर बहुत सारे तांबे के तार लपेटकर हम क्या तैयार करते थे? एक धारावाही प्रणाली का तैयार करते थे। तो ये था धारावाही प्रणाली का। अब जो धारावाही प्रणाली का हमने लंबा बेलनाकार तैयार किया है, अगर उसी को मोड़कर वलय मतलब रिंग के रूप में दे दे, बंद रिंग बोलता है। ठीक है, एक बंद कुंडली का रूप दे दे तो वो क्या कहलाता है बेटा? वो कहलाता है टोरॉइड। बात समझ में आई? फिर से सुनिएगा। धारावाही प्रणाली का जो है उसको हम मोड़ेंगे कौन से शेप में? एक वृत्त के शेप में। इस तरह से उसको हम पकड़ेंगे बीच से और ऐसे मोड़ देंगे और वृत्त का शेप दे देंगे तो वो क्या कहलाएगा बेटा? वो कहलाएगा धारावाही प्रणाली का। ओके, तो उसे हम क्या बोलेंगे? धारावाही प्रणाली का बोलेंगे। तो ये जो धारावाही प्रणाली का है वो जब रिंग के रूप में हो जाता है, वलय के रूप में हो जाता है, तो वही धारावाही प्रणाली का क्या कहलाता है बेटा? टोरॉइड कहलाता है। ठीक है, ये चीज आपको समझना है। ये हो गया, क्लियर है सभी को? टोरॉइड फिर से एक बार सुनेंगे। टोरॉइड धारावाही प्रणालिका को मोड़कर जब रिंग का रूप दिया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? टोरॉइड बोलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ एक टोरॉइड बनाएंगे बेटा। क्या बनाएंगे? हम एक टोरॉइड बनाते हैं। देखिए टोरॉइड कैसे बनाएंगे। एक रिंग खींचता हूं मैं, एक रिंग बनाता हूं बेटा। सबसे पहले ये कैसा रिंग है? ये बंद। अब मैं यहां अपनी सुविधा के हिसाब से इसको, ये कोई तार, एक मिनट थोड़ा सा, ये ठीक है, एक रिंग है, एक वलय हमारे पास में। ठीक है, अब इस रिंग या वलय को थोड़ा सा चपटा दिखाई दे रहा है, यहां से और मैं सीधा कर देता हूं हल्का सा इसको। ठीक है, ये ठीक है, ये एक रिंग का शेप दे देंगे हम तार को। ठीक है, किसको? एक तार को हम इस तरह से रिंग का शेप दे देंगे। ये तार के सिरे इस तरह से निकले हुए रहेंगे। अब देखो कैसे बनाया गया, इसको बनाने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले तो ये एक धारावाही प्रणालिका रहा होगा जिसमें बहुत सारे तांबे के तार इस तरीके से लपेटे रहे होंगे बेटा, बहुत सारे तांबे के तार लपेटे रहे होंगे। ठीक है, ये बात समझ आई? ये एक क्या हो गया? पहले था ये लंबा बेलनाकार, हमने मोड़ दिया उसको, कौन सा शेप दे दिया? एक रिंग या वलय का शेप दे दिया। तो ये क्या कहलाती है बेटा? टोरॉइड कहलाती है। ये क्या कहलाती है? टोरॉइड कहलाती है। ठीक है, अब टोरॉइड एक बंद कुंडलनी है। मान के चलते हैं इस टोरॉइड का केंद्र क्या है? O है
और इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक बिंदु क्या है, P है, जो टोराइड के अंदर है। एक बिंदु क्या है बेटा, P है। P कहाँ है, टोराइड पर ही स्थित है। तो बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, क्लियर चीजें, बहुत ही आसान है। जब धारावाही प्रणालिका को मोड़कर रिंग का रूप दिया जाता है तो वो टोराइड कहलाता है। इस टोराइड का केंद्र हमने O ले लिया, R दूरी पर एक बिंदु क्या ले लिया बेटा, P पर हमको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है बोलता है। अब फिर से वही कुछ सिंपल जो चीजें हैं, ठीक है, वो हम ले लेते हैं बेटा। क्या ले लेते हैं, टोराइड में धारा, टोराइड में जो धारा बह रही है उस धारा का मान कितना है, I, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या मान के चलेंगे, ये स्मॉल n ले लेंगे बेटा। प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या को क्या ले लेंगे हम, स्मॉल n ले लेंगे। ठीक है, और मैंने बताया आपको O से कितनी दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु P है। P पर हमको क्या निकालना है बोलता है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक है, अब बिंदु P पर सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र निकालने से पहले यहां हम एक छोटा सा भाग फिर से लेंगे बेटा, जिसे हम क्या बोलते हैं, अल्पांश बोलते हैं। और इस अल्पांश की जो लंबाई होगी वो लंबाई होगी बेटा dl, और अल्पांश पर स्थित बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो होगा वेक्टर B, और ये अल्पांश की भी दिशा वही चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B की दिशा होगी। इतनी चीजें आपको जाननी है। ओके, बहुत ही सिंपल है, फिर से सुनिएगा। केंद्र O से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर हमने एक छोटा भाग dl लिया बेटा, और dl की दिशा बिंदु P पर खींचे गए चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B की दिशा है। तो वेक्टर B और dl की दिशा कैसी हो जाती है, एक समान हो जाती है। अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे, कहां से, यहां, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B और dl एक ही दिशा में है। कैसे है बेटा, एक ही दिशा में है, अतः उनके मध्य कोण क्या देखेंगे हम, उनके मध्य कोण देखेंगे। थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालेंगे इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट dl, ठीक है, क्या निकालेंगे बेटा, इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट dl। तो ये फार्मूला हमारे पास आ जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन B dl cos 0। क्या माना जाएगा हमारे पास, B dl cos 0 आ जाएगा। अब B dl cos 0 आया, B को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन dl आ जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा बेटा, cos 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये जो dl है, ठीक है, यहां से देखिएगा, ठीक है, वो dl का मान कितना होगा, किंतु इंटीग्रेशन dl इज इक्वल टू हम रखेंगे बेटा 2 पाई r, क्योंकि जो इंटीग्रेशन dl है वो क्या आता है, 1 dl क्या आएगा बेटा, l के बराबर आएगा। और ये जो dl हमने लिया था वो O केंद्र और R त्रिज्या वाले जो वृत्त है या वृत्ताकार कुंडली है उसका ही कोई एक छोटा सा भाग है। अगर हम संपूर्ण कुंडली के लिए देखेंगे, जो बंद कुंडली हमारे पास में है, संपूर्ण कुंडली के लिए देखेंगे तो इंटीग्रेशन dl वो क्या हो जाएगा, ये टोराइड मतलब बंद कुंडली के, बंद कुंडली, टोराइड मतलब क्या है, बंद कुंडली, ठीक है, बंद कुंडली के परिमाप या परिधि, परिमाप या क्या बोल सकते हैं बेटा हम, परिधि की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये 2 पाई आ गए। इस तरीके से ये हम लिखेंगे बेटा इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट dl इज इक्वल टू B इंटू 2 पाई r। ये हमारा बन गया बेटा समीकरण नंबर 1। कौन सा समीकरण बन गया, समीकरण नंबर 1। फिर से कौन से नियम का अनुप्रयोग है, ये एम्पियर का। तो आप यहां एम्पियर के नियम लगाएंगे, तो एम्पियर के नियम से इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट dl इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास में म्यू 0
आई, क्या हो जाएगा म्यू जीरो आई, ठीक है। ये म्यू जीरो आई होता है, मगर यहां क्या लिखेंगे बेटा, म्यू जीरो आई की जगह ये लिखेंगे आप, ठीक है, बंद कुंडली या फिर टोराइड में कुल धारा, टोराइड में कुल धारा। तो चलिए हम टोराइड में कुल धारा निकालेंगे, वेक्टर बी डॉट डीएल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा म्यू जीरो। अब कुल धारा कैसे निकालते हैं, टोराइड में कुल फेरों की संख्या कितनी है, एन, कुल फेरों की संख्या कितनी है, एन। टोराइड की कुल लंबाई 2 पाई आर और बहने वाली धारा आई, जैसे हमने लास्ट अनुप्रयोग में किया था बेटा। कुल फेरों की संख्या, विद्युत धारा कहां बहेगी, कुल फेरों की संख्या में बहेगी, कुल फेरों की संख्या एन, प्रत्येकांक लंबाई में, हर एक लंबाई में एन फेरे, तो कुल लंबाई 2 पाई आर, तो 2 पाई आर में कितने फेरे, 2 पाई आर एन फेरे, और बहने वाली धारा आई, तो एन इंटू 2 पाई आर इंटू क्या हो जाएगा बेटा, आई। ये हमारे पास बन जाएगा बेटा समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और कहां से, समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 को आपस में बराबर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास b इंटू, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को अगर हम आपस में बराबर कर देते हैं तो b इंटू हमारे पास हो जाता है 2 पाई आर इज इक्वल टू, ठीक है, b इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास 2 पाई आर इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा म्यू जीरो n इंटू 2 पाई आर इंटू आई। अब दोनों साइड से देखिए 2 पाई आर क्या हो जाएगा बेटा, कैंसल, और b इज इक्वल टू फाइनली आ जाएगा म्यू जीरो एन आई, जो टोराइड के अंदर स्थित किसी बिंदु पर होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को रिवाइज करें तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले याद रखना, टोराइड के अंदर आपको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। टोराइड कैसे बना, टोराइड एक क्या किया हमने, जो धारावाही प्रणालिका थी उसको वलय के रूप में मोड़ दिए, तो क्या बन गया बेटा, टोराइड बन गया। अब ये टोराइड क्या होता है, एक बंद कुंडली होता है। टोराइड का केंद्र क्या ले लिया हमने, O, इससे r डिस्टेंस पर स्थित एक बिंदु P पर हम क्या निकालेंगे बेटा, चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए बिंदु P पर हमने एक छोटा सा, जी टोराइड का ही हिस्सा, एक छोटा सा अल्पांश dl ले लिए। बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होती है, बिंदु P पर खींचे गए स्पर्श रेखा की दिशा में होती है वेक्टर b, और अल्पांश की लंबाई की दिशा भी इसी वेक्टर b की दिशा में होगी। तो बोलता है वेक्टर b और dl कहां होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं, अतः उनके मध्य कोण थीटा है। तो इंटीग्रेशन वेक्टर b डॉट dl, b dl cos 0 निकला, b इंटू dl, dl क्या होगा बोलता है, टोराइड बंद कुंडली के परिमाप या उसकी परिधि के बराबर होगा बोलता है। तो इंटीग्रेशन dl क्या हो जाता है बेटा, 2 पाई r हो जाता है। इंटीग्रेशन b डॉट dl होता है b इंटू 2 पाई r, ये समीकरण नंबर 1 बनता है। फिर एम्पियर का नियम का अनुप्रयोग के नियम का उपयोग करते हैं। इंटीग्रेशन वेक्टर b डॉट dl म्यू जीरो इंटू टोराइड में कुल धारा i, बहने वाली कुल धारा होता है, तो टोराइड के अंदर कुल धारा। टोराइड में फेरों की संख्या प्रत्येकांक लंबाई में n थी, कुल लंबाई टोराइड की 2 पाई r हो गई, और बहने वाली धारा i, तो कुल धारा n इंटू 2 पाई r इंटू i। समीकरण नंबर 2, 1 और 2 को आपस में बराबर करेंगे, 2 पाई r कैंसिल हो गया, b इज इक्वल टू आ गया म्यू जीरो एन आई। ओके, तो इस तरीके से आप ये एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग क्रमांक 3 कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और अगर तीनों अनुप्रयोगों में देखा जाए तो सेकंड जो अनुप्रयोग है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ओके, तो आप अच्छे से तैयार करेंगे। अब हम आप सभी से मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।